तो कंजुगेशन जो है वो क्या है? कंजुगेशन में क्या होता है? वो भी बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है ट्रांसफर होता है। जिसमें, हाँ, जीन ट्रांसफर होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। हम्म। तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। हाँ। पीपीटी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। आज जो है हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स मतलब जीन ट्रांसफर, रिलेटेड टू जीन, एनीथिंग रिलेटेड टू जीन, उसको हम जेनेटिक्स बोलेंगे। वॉइस क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी व्हिच कंसर्न विथ हाउ इंफॉर्मेशन इज न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, द न्यूक्लिक एसिड डुप्लीकेशन कैसे होता है, या ट्रांसमिटेड टू डॉटर सेल कैसे होता है, देन प्रोसेस ऑफ अकाउंट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोजेनी। कैरेक्टराइजेशन मतलब बैक्टीरियल कैरेक्टराइजेशन। तो बैक्टीरियल कैरेक्टराइजेशन में कौन सा जीन हमको हेल्प करता है कैरेक्टराइज करने के लिए? कौन सा जीन? जो 16S RRNA। RRNA का जीन। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम वर्सेस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम? क्योंकि यू जो प्रोकैरियोट क्रोमोसोम होता है, प्रोकैरियोट का जीन होता है, वो क्या होता है? मोस्टली सर्कुलर होता है, राइट? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वो हाँ वो जो है वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलके उसको वो पैकेज करता है। ठीक है। प्रोकैरियोट क्रोमोसोम का पैकेजिंग कौन करता है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है? क्रोमोसोम पैकेजिंग कैसे होता है? हिस्टोन से। हिस्टोन से। स्टोन प्रोटीन। तो सर पहले बैक्टीरिया में लिनियर डीएनए नहीं होगा? बैक्टीरिया में लिनियर डीएनए होता है जब उसको चाहिए होता है लिनियर करने के लिए, मतलब ज़रूरत होता है लिनियर, तभी वो बनाते हैं। नहीं तो जनरली वो, मतलब यूजुअली वो फोल्ड होके सर्कुलर होके रहता है। ठीक है। रेप्लिकेशन टाइम भी वो सर्कुलर होके रहता है। जो हमारा बैक्टीरियल रेप्लिकेशन है उसका नाम क्या है? रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से वो होता है। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो मेनली प्रोकैरियोट्स कंटेन ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है। मतलब वो सर्कुलर क्रोमोसोम जो हो है वो सर्कुलर होता है। बट यूकैरियोट में क्या होता है? इट कंटेन्स मल्टीपल लिनियर क्रोमोसोम। यहाँ पे हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट? क्रोमोसोम कैसे होगा? प्रोकैरियोट का ऐसे होकर रहता है और वहाँ पे ऊपर से थोड़ा एक ऐसे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करके उसका जो कन्फर्मेशन है उसको बस चेंज करते हैं, जैसे कि ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप का। ठीक है। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या होता है? ये काफ़ी लिनियर होता है, इस टाइप का। सबको ये अच्छे से पता है, राइट? यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या एब्सेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या एब्सेंट हो सकता है? सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है वो एब्सेंट होता है। तो इसके जगह क्या होता है यहाँ पे? ओरिसी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस किए थे, जो ओरिसी है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, वो कहाँ किसके साथ रहता है? बैक्टीरिया का कौन सा वो ऑर्गेनल है जिसके साथ रहता है वो मिलके? मेजोजोम्स। बात के डिस्कस किए थे कि नहीं हम? हाँ सर। हाँ सर।
मेजोजोम के साथ बाइंड होके रहता है, तो उसको वहाँ से पता चलता है कि रेप्लिकेशन कहाँ से करना है। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है? सेंट्रोमेर से। देखना यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है, देख के मुझे बोलना, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम आर कंडेंस इन द न्यूक्लियोइड भैया डीएनए सुपर कॉइलिंग एंड बाइंडिंग वेरियस आर्किटेक्चर प्रोटीन, जिसको हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, जो आर्किटेक्चरल प्रोटीन है उसको हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम का नाम क्या है? न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम का नेम, जिसके ऊपर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन उसको सुपर कॉइलिंग में हेल्प करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या होता है? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर कंडेंस्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वाया हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? बिकॉज प्रोकैरियोटिक डीएनए कैन इंटरेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर साइमल्टेनियसली। ये है बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के जेनेटिक्स सिस्टम और यूकैरियोटिक के जेनेटिक सिस्टम में। यही मेजर डिफरेंस है। क्या है? जो प्रोकैरियोट का डीएनए है, मतलब जो क्रोमोसोम है, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म में, है कि नहीं? हाँ सर। जो यूकैरियोट का क्रोमोसोम है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने से यूकैरियोटिक वो रेप्लिकेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, और उसके बाद रेप्लिकेशन होने के बाद हमारा ट्रांसलेशन वगैरह कहाँ पे होता है? सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? वो भी न्यूक्लियस में, ठीक है। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे होता है पता है? रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहाँ पे क्या होता है ना, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होता है, वहाँ पे ऐसे इसके मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो राइबोसोम क्या करता है? एक तरफ से एमआरएनए को रीड करता है, दूसरी तरफ से प्रोटीन बना देता है, इस तरफ से ऐसे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट साइटो मतलब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन शॉर्टिंग में तुमको पता चलेगा कि कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद वो दूसरे जो टारगेट मेम्ब्रेन होता है, टारगेट मेम्ब्रेन को जाता है। तो डिफरेंस यही है, जब ट्रांसक्रिप्शन तक जो प्रोसेस है वो होता है न्यूक्लियस में, कहाँ पे? प्रोकैरियोट में। उसी टाइम ये पूरा जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ कहाँ पे होता है प्रोकैरियोट में? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, राइट। तो ये है बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो, प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है वो पहले होगा। कहाँ पे होगा? क्योंकि वो न्यूक्लियस में होगा। फिर जो एमआरएनए है वो एमआरएनए कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा? एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे गोल्गी रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आने के बाद ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है, मतलब पहले ये होगा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा। बट कंटिन्यूसली देखो, ये तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के साथ कंटिन्यूसली हो सकता है,
बट जब पहले शुरू होगा, जब प्रोसेस का पहला होगा, ठीक है, पहले वहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन होने के बाद फिर रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो सकता है, उसी हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू हो सकता है और ट्रांसलेशन कंटिन्यू भी हो सकता है। बट यहाँ पे साइमल्टेनियसली वो तीन चीज़ हो सकता है। यहाँ पे ये साइमल्टेनियस नहीं है, ये कंटिन्यू हो सकता है बट साइमल्टेनियसली नहीं हो पाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रो यूकैरियोट में वो पहले होता है, पहले होता है, ठीक है, तो उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। बट ये साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है एक ही टाइम पे। बट प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में ये चीज़ साइमल्टेनियसली हो सकता है, क्योंकि सभी चीज़ जो प्रोकैरियोट का है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट प्रोकैरियोट्स कंटेन ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन, दैट इज दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड है, बट मोस्टली यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम है वो है डिप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल कॉपी तुमको देखने के लिए मिलेगा, 2 कॉपी और मोर देन 2 कॉपी देखने के लिए मिलेगा एक क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला पॉइंट, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड? हाँ सर। तो नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल प्रोकैरियोट जीन आर कॉमनली, मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड है मतलब कॉपी ऑफ ईच जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक्सॉन्स और इंटर्न वाला कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं है? नहीं है। हाँ, इंट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट मोस्टली नहीं होता है, ठीक है, बट हमारे पास मतलब यूकैरियोट्स में एक्सॉन और इंटर्न प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, नॉन एसेंशियल प्रोकैरियोट जीन आर कॉमनली एनकोडेड ऑन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, ठीक है, मतलब वो बाद में उसको एक्वायर करते हैं, जैसे कि उनको कोई जीन चाहिए तो वो प्लाज्मिड के थ्रू दूसरे जो प्रोकैरियोट्स है, दूसरे बैक्टीरिया है, उनसे वो प्लाज्मिड के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल प्रोकैरियोट जीन, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया या कोई मेटाबोलाइट जीन हो गया, उसको वो प्लाज्मिड के थ्रू ले लेते हैं, बट हमारा क्या होता है, हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा क्या होता है, हमारा पूरा जीन प्रेजेंट होना चाहिए, कहाँ पे, क्रोमोसोम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सम यूकैरियोटिक जीनोम आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑपरेंट्स बट मोस्ट आर नॉट, मतलब ऑपरेंट के हिसाब से रहते हैं, नहीं तो साइलेंस होके रहते हैं, जब स्ट्रेस होता है तभी पता चलता है कि हाँ ये जीन हमारे पास है, उसको स्ट्रेस रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास पूरा जीन सीक्वेंस, जीन का जितना भी पूल है वो पूरा प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोट को जो चाहिए वो नहीं, जो नहीं चाहिए वो उसके पास नहीं होता है, फिर बाद में वो प्लाज्मिड के थ्रू उसको ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट, प्लाज्मिड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक जीनोम आर डिफरेंट एंड कॉम्पैक्ट, कॉन्टेन ए लिटिल रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए मतलब जो डीएनए सीक्वेंस है वो थोड़ा रिपीट होकर रहता है, क्योंकि उनको एक ही जीनोम में बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है, तो रिपीटेटिव डीएनए जो है उससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो एंड हो रहा है, देन नेक्स्ट सीक्वेंस उसके बाद चल रहा है, ठीक है। बट यूकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड आर नॉट कॉमनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। हमारा जो नॉन कोडिंग मतलब जो इंट्रॉन है वो एंड रिपीटेटिव डीएनए मतलब रिपीट जीन, एक मेटाबोलाइट के लिए, मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए या सिंथेसिस के लिए हमारे पास बहुत सारे जीन मिलेगा, बहुत सारे क्रोमोसोम में, डिफरेंट क्रोमोसोम में डिफरेंट जगह पे तुमको एक ही जीन मिल जाएगा, ठीक है, उसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। तो हमारा जो रिपीटेटिव डीएनए है उसका काम प्रोकैरियोट के रिपीटेटिव डीएनए के काम से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हमारा म्यूटेशन के हिसाब से उसको सेल ने कंजर्व करके रखा है कि कहीं पे म्यूटेशन हो गया
तो वो उसको यूज़ करेगा। बट प्रोकैरियोट के पास नहीं होता है रिपीटेटिव डीएनए, और जहाँ पे होता है वो जीन, मतलब वहाँ पे पता चलता है कि प्रोकैरियोट को कि हाँ यहाँ पे मेरा जीन खत्म हो रहा है, ये जो नेक्स्ट जीन है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्लियर? प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम वर्सेस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट चले। सर हाँ सर वो रिपीटेटिव डीएनए का कॉन्सेप्ट और एक बार बोल दीजिए। देखो, रिपीटेटिव डीएनए मतलब जो डीएनए सीक्वेंस, मतलब जो कोडिंग सीक्वेंस है हमारा, ठीक है, एक्सॉन्स, वो तुमको दूसरी जगह भी मिलेगा। मतलब हमारे बॉडी में तुम पहले यूकैरियोट को समझ लो। रिपीटेटिव डीएनए मीन्स जीन्स, ठीक है, जो जीन्स प्रेजेंट है वो तुमको बहुत, मतलब एक जीन सपोज मान के चलो तुम्हारा कोई भी मेटाबोलाइट, सपोज ग्लूकोनियोजेनेसिस के जीन, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो जीन है वो तुम्हारा बॉडी में बहुत सारे मतलब तुम्हारा सेल के अंदर जो क्रोमोजोम है, डिफरेंट क्रोमोजोम, शायद हो सकते हैं 1 क्रोमोजोम या 5 एलोंग विथ 18 नंबर क्रोमोजोम जो है, वो तीनों में तुमको रिपीटेटिव डीएनए मिल सकता है। किसका? ग्लूकोनियोजेनेसिस का जीन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, प्रोकैरियोट में तुमको एक ही जगह मिलेगा, ठीक है, एक ही जगह मिलेगा। इसीलिए जो रिपीटेटिव डीएनए है प्रोकैरियोट के पास वो कंपैरेटिवली कम है देन यूकैरियोट्स। रिपीटेटिव डीएनए मीन्स जीन जो प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ तो सर। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए ज़्यादा होने की वजह से हमको कोई भी म्यूटेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूकैरियोटिक सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई भी म्यूटेशन हो गया तो वहाँ पे वो हेल्प करता है, जैसे कि हम पहले डिस्कस किए थे, ठीक है। तो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी क्या है, कौन बताएगा? सर हाँ, तो क्या है सेंट्रल डॉगमा थ्योरी? सेंट्रल डॉगमा थ्योरी ये बोलता है कि पहले हमारे बॉडी में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद आरएनए एमआरएनए सिंथेसिस होता है, एमआरएनए सिंथेसिस से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो तुम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। देखो, यहाँ पे देखो, डीएनए से रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, फिर आरएनए बना, आरएनए बनने के बाद वो प्रोटीन बना। बट जो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, सबके लिए अप्लाई होता है, ये कॉमन वाला है, बट प्रोकैरियोट के लिए एक डिफरेंट सेंट्रल डॉगमा थ्योरी है। ऑल दो यूकैरियोट के लिए भी अभी चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ है हम देखते हैं, नेक्स्ट भी है, इसको डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोट में कैसे चेंज होता है, ठीक है। देखो, जो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी है, डीएनए रेप्लिकेशन में हमको ये बोला गया है कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, वो एक स्ट्रेट प्रोसीड्योर है, बट वहाँ पे मॉडिफिकेशन भी है। क्या मॉडिफिकेशन है? जैसे कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो वहाँ पे क्या होता है, बोलो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नहीं, गलत। डीएनए से आरएनए बनेगा वो तो प्रोसीड्योर का नाम है। इसके डी मतलब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर और एक भी मेथड है, उसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, एमआरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं कि नहीं? हाँ तो सर। ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, आरएनए फॉर्मेशन होने के बाद। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर और एक भी मेथोडोलॉजी है, वो क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन। नहीं होता है। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ किसका? प्रोटीन का। अरे एमआरएनए तो हमारे यहाँ पे बन गया ना, एमआरएनए बन गया। यहाँ पे जो आरएनए का स्प्लाइसिंग हुआ, स्प्लाइसिंग से
हमारा mRNA जो परफेक्ट बन गया, तो mRNA के बाद स्प्लाइसिंग होने के बाद जो mRNA बन गया, mRNA से जो प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस होता है, मान के चलो ये प्रोटीन हमारा सीक्वेंस सिंथेसिस हुआ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होता है, और वो मॉडिफिकेशन का नाम क्या क्या है? यूबिक्विटिनेशन होता है। हाँ। तो वो जो है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ किसका? प्रोटीन। उसके बाद ही हमको प्रोटीन मिलता है, अपना जो प्रोटीन है उसके बाद ही मिलता है। तो जो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी है वो चेंज होके ये हो गया है अभी। पहले है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के बाद mRNA, mRNA के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद प्रोटीन। ठीक है, बट जो यूकैरियोट्स में है वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू हमारा सिस्टम। ठीक है, वो क्या है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला चीज़। और वो कहाँ पे मिलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वायरसेस में। ठीक, गुड। सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये प्रोकैरियोट में ये वाला चीज़ बहुत मायने रखता है वायरस में। तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो डिफरेंस क्रिएट करता है कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। प्रोकैरियोटिक सिस्टम का जो थ्योरी है, ठीक है, वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ही डिफरेंस क्रिएट करता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सिस्टम। और यहाँ पे सब कुछ होता है, मतलब सब कुछ होता है मतलब स्प्लाइसिंग होता है क्या? नहीं होता है। नो सर। तो इंट्रॉन नहीं होता है तो स्प्लाइसिंग भी नहीं होगा। ठीक है, स्प्लाइसिंग नहीं होता है, बट जो आरएनए से प्रोटीन बनता है यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, पीटीएम होता है, उसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, पीटीएम। तुमको एग्जाम में आएगा कोई पीटीएम जीन, याद रखने का ज़रूरत नहीं है, वो तुमको सीएसआर में ही ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पीटीएम होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और पीटीएम होता है, बट स्प्लाइसिंग नहीं होता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग नहीं होता है, याद रखना। तो प्रोकैरियोटिक जो थ्योरी है, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, वो कैसे डिफरेंट है इससे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग से। यहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं होता है, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है पहला स्टेप में। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। समझ में आया ये वाला बात? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे डिफरेंस है? हाँ सर। सबको क्लियर? हाँ सर। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है रेट्रोवायरस वगैरह के लिए, तुम इसको देख लेना, हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, कुछ है डीएनए रेप्लिकेशन में, क्योंकि ये आज नॉर्मल टू है प्रोकैरियोट के सिस्टम का। ठीक है, तो प्लाज्मिड का थोड़ा ही डिफरेंस होता है, नहीं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो प्लाज्मिड वो खुद कर लेता है। ठीक है, उसको जीनोम के अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए नहीं होता है, जब तक वो एक प्लाज्मिड ना हो। ठीक है, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया है वहाँ पे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि पॉलीमरेज, और क्या क्या होता है? रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम होता है? टॉपोइसोमरेज। टॉपोइसोम, लाइगेज, लाइगेज, और क्या होता है? प्राइमेज। हेलिकेज, प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज। अच्छा, ठीक है। तो स्टेप इनटू डीएनए रेप्लिकेशन जो यूकैरियोट में होता है वो मोस्टली प्रोकैरियोट में होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बस यही डिफरेंस है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, मान के चलो ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो
यहाँ पे ऐसे ऐसे रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो फॉर्क है ये सेपरेट हो जाता है सेकेंड स्टेप में। बट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही जहाँ पे है वहीं पे रहता है, मतलब वो अटैच होके मेसोजोम के साथ रहता है। तो यहाँ पे ऐसे वो सेपरेट हो गया, राइट। ओरिजिन ऑफ जो टर्मिनेशन है, जो टर्मिनेशन जहाँ पे टर्मिनेशन होता है वो यहाँ पे होता है। सोच रहे हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ठीक ऑपोजिट साइड में यहाँ पे होता है ओरिजिन ऑफ टर्मिनेशन, मतलब जो टर्मिनेशन जहाँ पे होता है उसके बाद ही ये डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। और जो रेप्लिकेशन है वो मूव मूव मतलब हम हमारा क्या होता है रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन जो फॉक है वो क्या होता है, वो आगे चलता रहता है, राइट। बट यहाँ पे एक ही टाइम पे सिंथेसिस पूरा हो जाता है, ठीक है। डीएनए डीएनए के जो सर्कुलर डीएनए है उसके ऊपर पूरा सिंथेसिस होता है, ठीक है। और जो न्यूली रिप्लिकेटेड डीएनए है वो रीयून्ड होता है। यहाँ पे तुमको और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलेगा, उसका सॉरी एक्स्ट्रा 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 एंजाइम मिलेगा जिसका नाम तुम देख लेना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, उसका नाम मुझे याद नहीं है, भूल गया। देन प्रोसेस कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, आज जैसे कि हमारा यूकेरियोट्स में होता है, ठीक है। तो ये स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, इसके अंदर हम इतना नहीं जाएंगे। देन आरएनए सिंथेसिस जो है बैक्टीरिया का, ठीक है, वो भी काइंड ऑफ सिमिलर है किसके साथ, यूकेरियोट्स के साथ, ठीक है। देन प्रोटीन सिंथेसिस भी काइंड ऑफ सिमिलर है, बट डिफरेंस बस डिफरेंट पोजीशन में है। जैसे कि जो एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, न्यू रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, बट यूकेरियोट में वो डिफरेंट प्लेस में होता है। यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट है उनका जो आरआरएनए का जो जीन है वो कंजर्व है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आरआरएनए का जो जीन है वो कंजर्व है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए। थ्रू आउट द फैमिली ये कंजर्व है आरआरएनए, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए कंजर्व है। देन प्रोटीन सिंथेसिस भी सेम टाइप है, जहाँ पे जैसे कि यूकेरियोट्स में होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जाते हैं, हम डायरेक्टली चलेंगे, मतलब बस ओवरलुक करके फिर चले जाएंगे किसके ऊपर, हमारा जीन ट्रांसफ़र के ऊपर, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट मिथियोनाइन। तो यूकेरियोट में क्या होता था, बिगिनिंग ऑफ सिंथेसिस किससे स्टार्ट होता था, बोलो भाई। फॉर्मल मेथियोनिन। हम्म। मिथाइल सर, प्रोकैरियोट में फॉर्मल हाँ, मिथाइल। यूकेरियोट में मिथियोनाइन है, ठीक है। प्रोकैरियोट में क्या है, फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन। फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन क्या है, जहाँ पे तुमको, हाँ मिथाइल बोलो, में फॉर्मल है जो है। फॉर्मुलेट थी वो, कौन बताएगा फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन क्या है। मिथाइल में फॉर्मल ग्रुप अटैच होता है। सब लोग इससे, मतलब पूनम पूनम से सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो वो किस पोजीशन पे ऐड होता है फॉर्माइल, हम्म। मिथुन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, याद है किसी को, लिख रहा हूँ रुको। ये है मिथुन का फॉर्मूला, NH2, यहाँ पे C, यहाँ पे होता है C, करेक्ट करना किसी को याद आता है तो, मतलब गलत लिखूंगा तो COOH, NH अटैच होता है। हम्म।
NH2 में अटैच होता है, इसीलिए उसे एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन बोलते हैं। हाँ वही। तो यहाँ पे CH2, और मुझे याद है पूरा कंपाउंड, बस देख रहा हूँ कहीं पे गलती तो नहीं हो रहा है। CH2 यहाँ पे दो होता है, ठीक है, CH2। और नीचे होता है, यहाँ पे होता है, क्या होता है, सल्फर। सल्फर होने के बाद नीचे होता है CH3। अरे कर्सर क्यों ओपन नहीं कर रहा है? यहाँ पे होता है CH3। अरे यहाँ पे होता है CH3। तो यहाँ पे जो है फॉर्मुलेटेड ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है। जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वही हाइड्रोजन की जगह COH लग जा, मतलब रिप्लेस होता है। COH है ना फॉर्मुलेटेड मिथेनाइन। तो 10। CHO है, हम्म। CHOA। हाँ CH, वही बात है, CHO COH। तुम उसको किस कैसे लिखोगे? यहाँ पे कार्बन रहा, नीचे एक नाइट्रोजन गया हुआ है, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड करता है ना यहाँ पे ऐसे, देन यहाँ पे एक ही H बचेगा, ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये है तो अच्छा यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे और एक H रहेगा, नहीं तो C का 4, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐड होता है फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन। ये है डिफरेंस क्या बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में तुमको फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन मिलेगा। समझ में आए ये बात? याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन जो है वो कहाँ पे ऐड होता है, तो वो नाइट्रोजन में ऐड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ट्रांसलेशन होने के बाद, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होने के बाद फिर ये रिमूव हो जाता है, जो AUG मिथ्योनाइन जो है, ठीक है, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन, वो रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, AUG रिमूव हो जाना, इसका मतलब ये है कि जो AUG है वो जनरली प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन है वो हमारा जो RNA सीक्वेंस है, mRNA सीक्वेंस है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन का काम बैक्टीरिया में क्या है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होता है, राइट। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अडॉप्ट किया हुआ है फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन को, और इट इज कोडेड एज AUG, जो इनिशिएशन कोडन है कि नहीं है? नेक्स्ट चले। हाँ सर। क्लियर हो गया फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन कहाँ पे बाइंड करता है, उसका काम क्या है? हाँ सर। ये है प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया बाय ए कॉम्प्लेक्स दैट बिगिन विथ फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन अमीनो एसिड अटैच टू फॉर्म ए चेन, ठीक है। इसके फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन के वजह से जो पूरा mRNA सीक्वेंस होता है वो प्रोटेक्ट होके रहता है, ठीक है। मतलब उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब वो बैक्टीरिया का ज़रूरत होगा वो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन को क्या करेगा ना, रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद फिर उसको यूज़ करने लगेगा। एक सेकंड लाइन पे रुको। हेलो, हाँ मैं रूम पे हूँ, क्लास ले रहा हूँ। शायद 1 घंटे 1.5 घंटे और। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। सच में ले रहा हूँ। ख़त्म करके कॉल करता हूँ, हाँ बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट
यहाँ पे ये एलंगेशन का प्रोसेस, देन टर्मिनेशन, बैक्टीरियल टर्मिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, और हमारा यूकैरियोट के टर्मिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। पॉली ए टेल कहाँ पे होता है? यूकैरियोटिक एमआरएनए में। यूकैरियोटिक तो वही ये डिफरेंस, mRNA। जनरल डिफरेंस है। पॉली ए टेल हमारा होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया का होता है टर्मिनेशन कोडन, क्योंकि उसका जीनोम छोटा साइज होता है ना। पॉली ए टेल वो अडॉप्ट करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जीनोम का साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए वो कुछ टर्मिनेशन कोडन यूज़ करता है, जैसे कि UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, टर्मिनेशन कोडन को याद रखना तुम। UAA, UAG एंड UGA इसको, और पॉली ए टेल को वो यूकैरियोट्स में होता है। तुमको सब याद है बाय द वे, सब टैलेंटेड बच्चे हैं। तो नेक्स्ट, कोडन के लिए भी सेम चीज़ है, मतलब वन कोडन वन अमीनो एसिड हाइपोथेसिस, पता है ना सबको, वन कोडन वन अमीनो एसिड हाइपोथेसिस। यस सर। हाँ सर। तो ये कंप्लीट हो गया कोडन के बारे में। तो म्यूटेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्या है म्यूटेशन। देखो, वन बेस पेयर इज एक्सचेंज फॉर अनदर इन द डीएनए मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे वो आइदर म्यूटेशन होता है, एक 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 बेस पेयर चेंज होने से, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बेस पेयर, मतलब वन और मोर बेस पेयर भी चेंज होता है, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है। नहीं तो डिलीशन होता है, डिलीशन होने की वजह से वन और मोर बेस पेयर डिलीट हो जाता है, ठीक है। देर इज ए रीअरेंजमेंट सेक्शन इन द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रोकैरियोट डीएनए का यही सबसे अच्छा पॉइंट है कि उसके पास एक रीअरेंजमेंट सेक्शन होता है डीएनए मॉलिक्यूल, जहाँ पे वो म्यूटेशन हो जाए तो फिर भी वो अपना जो डीएनए है, डीएनए को क्या करता है, डीएनए प्रूफ रीडिंग रीअरेंज नहीं, रीअरेंजमेंट का और एक वर्ड है, उसका नाम क्या है, डीएनए प्रूफ रीडिंग रिलेटेड, उसके पास आसपास है। डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर हाँ मैकेनिज्म सर, है, डीएनए रिपेयर। ठीक है, वो ये रीअरेंजमेंट। देन देर इज एन एक्सचेंज ऑफ डीएनए रीजन विथ अनदर डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, जो ए प्लस प्लाज्मिड भी जिसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके पास कोई डीएनए म्यूटेट हो गया तो वो दूसरे वाले सेल से, आसपास वाले सेल से उसको ले आता है। जैसे कि हमारा भी होता है, सम म्यूटेशंस आर हार्मफुल। सर ये प्रोकैरियोट्स के केस, हम्म, क्या पूछा तूने? सर ये प्रोकैरियोट्स के केस में होता है। हाँ, प्रोकैरियोट्स के केस में भी हाँ, होता है। प्रोकैरियोट के केस में होता है। हाँ हाँ हाँ, प्रोकैरियोट्स में होता है, हाँ सर। ठीक है। सम आर म्यूटेशन हार्मफुल, सम बेनिफिशियल एंड सम न्यूट्रल, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का या कितना बेस पेयर वहाँ पे चेंज हुआ है, कौन सा अमीनो एसिड में चेंज हुआ है, तो वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है या न्यूट्रल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा बॉडी में भी ऐसे ही होता है, राइट। हम प्लांट में म्यूटेशन करके देख रहे हैं वो स्ट्रेस को एक्वायर कर रहा है कि नहीं, ये सब। हाँ, यहाँ पे सब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूकैरियोट्स में भी है, ठीक है। अभी वो पहले ट्रांसपोजोन्स जो है, जिसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, सुना है किसी ने नाम? यस हाँ सर। सर। ठीक है, ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या करता है ना, हमारा बॉडी में, हमारा मतलब हमारे बॉडी हो, प्लांट हो, वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, जिसको हम कभी कभी mRNA के नाम से जानते हैं। mRNA मतलब माइक्रो आरएनए, ठीक है। ये जो mRNA है, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, इनसे कोई प्रोटीन वगैरह तुम्हारा सिंथेसिस नहीं होगा, बट जो ये mRNA होंगे, ये रेगुलेट करते हैं जीन को,
शुभम सर ने बताया है mRNA के बारे में? मैंने क्लास में बताया था शायद mRNA। ठीक है, तो ट्रांसपोजन्स क्या है? ट्रांसपोजन्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए 2000 to 20,000 बेस पेयर मैक्सिमम, ठीक है, फाउंड इन क्रोमोसोम एंड प्लाज्मेट। ठीक है, यूकैरियोट में इसका काम होता है जीन रेगुलेशन, ये प्रोकैरियोट में भी होता है। ठीक है, दे आर एबल टू डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ कॉपी ऑफ देमसेल्व्स एंड बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है? वो क्या करते हैं ना, अपना कॉपी बना लेते हैं। देखो यहाँ पे एक रेट्रो ट्रांसपोजन है, ठीक है, दिख रहा है सबको पिक्चर में? देखो यहाँ पे है रेट्रो ट्रांसपोजन्स। हाँ ये सर। क्या किया ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर लिया। ट्रांसलेशन करने के बाद राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन को यूज़ करके, कॉम्प्लेक्स को यूज़ करके फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया। जो हम देख रहे थे कि बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के जीनोम हाइपोथेसिस में। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो अपना डीएनए सीक्वेंस बना लिया। डीएनए सीक्वेंस बनाने के बाद उसको क्या किया ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। किसमें? अपना ही जीनोम में। ठीक है, न्यू इंसर्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वो जो जीन एक ही टाइम पे प्रोकैरियोट में, मान के चलो एक ही जीन है यहाँ पे, ये वाला मतलब देखो ये वाला अब तक नहीं हुआ है। ठीक है, समझ लो ये वाला अब तक नहीं हुआ है। तो रेट्रो ट्रांसपोजन्स मतलब यहाँ पे एक ही जीन है। एक जीन क्या करेगा, एक ही टाइम पे एक ही प्रोटीन बनाएगा, राइट? एक ही एमआरएनए बनाएगा। एक ही एमआरएनए जाके थोड़े थोड़े प्रोटीन, मतलब स्लोली प्रोटीन बनाएगा, 10 to 15 पर सेकेंड, मान के चलो 10 प्रोटीन पर सेकेंड। जब उसका और एक कॉपी प्रेजेंट होगा कहाँ पे, आप जो डीएनए में, ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पे दो कॉपी बन गया। ये एक कॉपी जो न्यू कॉपी और सेकंड कॉपी, दो सेकंड कॉपी से, दो कॉपी से कितना प्रोटीन बनेगा एक ही टाइम पे? 20 प्रोटीन, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? सर फिर से बोल दीजिए। ओके। और एक बार। देखो यहाँ पे रेट्रो ट्रांसपोजन से, रेट्रो ट्रांसपोजन है वो क्या है, एक जीन ही है एमआरएनए का। ठीक है, ट्रांसपोजन है वो क्या करता है, एक ही टाइम पे एक प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, सॉरी एक एमआरएनए फॉर्मेशन करता है। तो एक एमआरएनए वो कितना प्रोटीन सिंथेसिस करता है पर मिनट, सपोज मान के चलो 10 प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो उसके पास वो क्या किया ना, ये जो जीन है रेट्रो ट्रांसपोजन के, उसको ट्रांसपोज एलिमेंट कर दिया, जिससे पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन होने के बाद एमआरएनए फॉर्मेशन हुआ। एमआरएनए फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करके फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, मतलब अपना डीएनए बनाया, राइट? यही जो जीन का डीएनए है वो बनाया यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। फिर वो जो डीएनए मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो तुमको ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसको इंटीग्रेट कर दिया अपना जीनोम में। ये जो पूरा जीनोम है यहाँ पे उसके अंदर ही इंसर्ट कर दिया। समझ में आया ये बात इतना तक? जब तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन से तुम मान के चलो 10 क्वेश्चन कर सकते हो एक ही टाइम पे, ठीक है। बट तुम्हारे पास दो मोबाइल फ़ोन आ गया, या तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन है जिससे तुम 10 लोगों से बात कर सकते हो। तो तुम्हारे पास दो मोबाइल फ़ोन आ गया तो तुम 20 लोग से बात कर सकते हो एक ही टाइम पे, राइट? तो ऐसे ही होगा यहाँ पे, जो एक ही जीन था यहाँ पे, वो क्या ना, उसको रेप्लिकेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया फिर उसके बाद अपना जीनोम में। तो जीन सेम प्रोटीन के लिए दो जीन हो गया, राइट? हाँ सर। तो दो जीन से दो एमआरएनए होगा यहाँ सर। पे, ठीक है। दो एमआरएनए से कितना प्रोटीन होगा? 20 प्रोटीन पर मिनट होगा। जब यहाँ पे एक जीन जब था वहाँ पे 10 प्रोटीन बन रहा था। समझ में आया ये बात? हाँ ठीक है।
तो इसको ही बोला जाता है, इट इज हाँ कॉल्ड, सर। क्या कॉल्ड, जंपिंग जीन्स. दिस इज कॉल्ड जंपिंग जीन्स because their ability to insert themselves into chromosome or change in their location. तो ट्रांसपोजोन का जो काम है यूकैरियोट में वो कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट है प्रोकैरियोट से. बस ये जंपिंग जीन के लिए, मतलब ट्रांसपोजोन यहाँ पे जीन को रेप्लिकेट करने के लिए हेल्प करता है प्रोकैरियोट में, जबकि वो यूकैरियोट में जीन को भी रेप्लिकेट करने के लिए हेल्प करता है. और किस में हेल्प करता है? यूकैरियोट में जीन को रेप्लिकेट करने के लिए ये हेल्प करता है क्या, ट्रांसपोजॉन्स? यूकैरियोट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है. तो नहीं नहीं होगा. होता है. नहीं होगा तो ट्रांसपोजॉन्स जंपिंग जीन के हिसाब से काम कर पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएगा. तो वो इसी सिर्फ म्यूटेशंस करता है. ट्रांसपोजॉन्स सिर्फ म्यूटेशन कर पाएगा. नहीं, वो जीन रेगुलेट करता है, ठीक है. कौन सा जीन ओपन होगा, कब एक्टिव होगा, वो सब यूज करता है, मतलब वो सब ट्रांसपोजॉन्स करता है यूकैरियोट्स में. ठीक है. हाँ सर. कभी कभी प्रोटेक्शन जो आरएनए है, आरएनए सुना है ना तुमने? हाँ सर. ये आरएनए जो हाँ है सर. वहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड जीनोम रहते हैं, ठीक है, जो जिसका बेस पेयर 21 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है, 21 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का. तो ये जो 21 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है जीन सीक्वेंस, वो आज ट्रांसपोजोन ही है, मतलब आरएनए जे टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन्स. बस याद रखो कि ट्रांसपोजोन्स क्या है, उसका काम क्या है यूकैरियोटिक जीनोम में, और जंपिंग मतलब प्रोकैरियोट में वो जंपिंग जीन के हिसाब से कैसे काम करता है, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएगा, तुमको देखने के लिए मिलेगा एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एटलीस्ट. ठीक है, क्लियर हो गया ट्रांसपोजन सबका? हाँ सर। सबका? हाँ सर. तो म्यूटाजन के ऊपर हम जाएंगे. तो ये ऑल दो तुमको पता है, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा. यूवी लाइट है दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द पायरिमिडिन्स, ठीक है. तो वो क्या करता है, साइटोसिन एंड साइटोसिन को थायमिन कर देता है, राइट. साइटोसिन को थायमिन करता है. नो सर। तो क्या करता है? इन हम्म एटीसीजी को क्या करता है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि म्यूटेशन कैसे करता है. सर रिपीट हो जाएगा या फिर रिप्लेस हो जाएगा? नहीं, पायरिमिडिन और प्यूरिन और पायरिमिडिन का कैसे है यहाँ पे? सर डीनेचर हो जाएगा। तो जो ट्रांजिशन और नहीं, डीनेचर भी नहीं होगा, ट्रांजिशन भी नहीं होगा. वो पायरिमिडिन के साथ कुछ दिक्कत करता है, ठीक है. थायमिन डायमर. एग्जैक्टली थायमिन डाइमर फॉर्मेशन करता है, जो साइटोसिन है उसको रिप्लेस कर देता है. डायमर का. हाँ, थायमिन की जगह, मतलब जो टी सी के बीच बॉन्ड है वहाँ पे ये सी को हटा देगा और यहाँ पे टी ले आएगा. तो थायमिन थायमिन डाइमर फॉर्मेशन करता है, ठीक है. याद रखो ये बात, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में जाके. ये एग्जाम में एक मस्ट क्वेश्चन है, यूबिलाइट किसको अफेक्ट करता है, पायरिमिडिन या प्यूरिन को अफेक्ट करता है. तो पायरिमिडिन को अफेक्ट करता है, तो कौन सा पायरिमिडिन को अफेक्ट करता है, ठीक है. एक श्योर क्वेश्चन है, इसको याद रखने का कोशिश करो, ठीक है. यहाँ पे नीचे मैं भी लिखा हुआ हूँ, ठीक है. Thiamine dimer are replication error in the transcription. If not correct, that can lead to
क्या होगा, लीड टू सेलुलर डेथ। इसके वजह से यूवी रेडिएशन हार्मफुल है, यूवी हमारे लिए भी हार्मफुल है। क्लियर यूवी रेडिएशन के बारे में? हाँ सर। हाँ सर। तो और भी बहुत सारे म्यूटाजन है जैसे कि नाइट्रस एसिड, ठीक है, वो क्या करता है ना, दैट केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करता है कहाँ पे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर्जिनाइन, साइटोसिन एंड गुआनाइन, सो दैट दे चेंज द बेस पेयरिंग व्हिच इंट्रोड्यूस म्यूटेशन ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे टारगेट कर रहा है। जो नाइट्रस एसिड है वो आर्जिनाइन, साइटोसिन एंड गुआनाइन को रिप्लेस करता है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर में उसका अल्टरेशन आता है, लेके आता है। तो इस टाइप के म्यूटेशन होता है नाइट्रस एसिड के हिसाब से। तो और भी बहुत सारे हैं, वो तुम्हारा जेनेटिक्स का पार्ट है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बैक्टीरिया छूट जाएगा पूरा, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। नाइट्रस एसिड, यूवी रेडिएशन, ये सब प्रोकैरियोट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जेनेटिक ट्रांसफर एंड रिकॉम्बिनेशन, तो क्या होता है जेनेटिक ट्रांसफर एंड रिकॉम्बिनेशन में? रिकॉम्बिनेशन जो है वो है एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस जीन ऑन ए क्रोमोसोम, जो किसके हिसाब से होता है, किससे होता है, कॉन्जुगेशन से, सेल डिवीजन के टाइम में। नहीं, कौन सा प्रोसेस से वो होता है, वो कॉन्जुगेशन से होता है, कॉन्जुगेशन ए प्लस प्लाज्मिड जिसमें इन्वॉल्व होता है, वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब नेकेड डीएनए या प्लाज्मिड तुम बोल सकते हो, ठीक है, प्लाज्मिड डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल को जाएगा, अदर प्लाज्मिड वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अदर सेल को जाएगा वो है ट्रांसफॉर्मेशन। सो जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर आफ्टर सेल डेथ, सम बैक्टीरिया लाइज्ड एंड, मतलब सेल डेथ होने के बाद कुछ बैक्टीरिया है जो क्या होता है ना, उनका जो सेल लाइसिस हो जाता है, फिर जो सेलुलर कंटेंट जैसे कि डीएनए वगैरह हो गया, वो रिलीज होता है एनवायरमेंट को होने के बाद फिर उसको क्या करता है ना, दूसरे बैक्टीरिया अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या है ट्रांसडक्शन इज मोर सिमिलर टू, मतलब वही है, फेज इन्फेक्शन जो है वही है ट्रांसडक्शन, ठीक है। फेज एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट फेज वाला चीज जब जाएंगे वहां पे। तो जेनेटिक ट्रांसफर क्या है, रिकॉम्बिनेशन, वो कहाँ पे यूज होता है, एग्रोबैक्टीरियम जो है उसका बहुत यूज है, मतलब यहाँ पे मैं यूज दिया हुआ हूँ कि कैसे वो यूज होता है। जो एग्रोबैक्टीरियम है उसका जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है टीआई प्लाज्मिड का रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन साइट को तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके सेपरेट कर सकते हो। जब सेपरेट हो गया फिर डीएनए लाइगेज को यूज करके तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है, यहाँ जो इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है उसको इंसर्ट कर दोगे यहाँ पे। इंसर्ट करने के बाद डीएनए लाइगेज को यूज करके फिर उसको यहाँ पे बाइंड कर दोगे, ठीक है। बाइंड करने के बाद तुम्हारे पास जो टीआई प्लाज्मिड आ गया वो रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड हो गया। फिर तुम उसको प्लांट सेल में अप्लाई कर दो, फिर प्लांट सेल क्या करेगा, प्लांट सेल में वो टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, वो जाके प्लांट के क्रोमोसोम के अंदर वो वाला जीन को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो प्लांट है उसके पास और एक न्यू ट्रेट आ जाएगा। यह है जेनेटिक ट्रांसफर एंड रिकॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन मोस्टली, ठीक है। तो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन से जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि है क्या ट्रांसफॉर्मेशन। जो सेल लाइसिस हम अभी डिस्कस कर रहे थे, राइट, कुछ टाइम मतलब अभी थोड़ी देर पहले, कि सेल लाइसिस होने के बाद जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे जीन है इसका, ठीक है। फिर कोई भी एक वजह से बैक्टीरिया डेड हो गया, ठीक है। डेड होने के बाद उसका सेल लाइसिस हो गया ऐसे ऐसे,
सेल लाइसिस हो गया, लाइसिस होने के बाद क्या बचेगा, बस डीएनए ही बचेगा। सबको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से? क्योंकि डीएनए जो है वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन से हाँ बना हुआ सर। है, तो डीएनए शायद अनस्टेबल हो सकता है, बट कभी कभी वो डीएनए भी रह जाता है। रहने के वजह से ये जो डीएनए है वो क्या करता है, कोई भी दूसरी बैक्टीरिया होता है तो वो उसको एक्वायर कर लेता है। मान के चलो ये और कोई एक बैक्टीरिया है जिसके पास डीएनए मतलब और कोई एक क्रोमोसोम है, तो वो क्या करता है, इसको एक्वायर कर लेता है खुद के पास। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किसी को याद है? फ्रेड ग्रिफिथ। हाँ सर। तो वो हाँ क्या किया सर। था पहले, कोई एक्सप्लेन करेगा? बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, करो एक्सप्लेन कोई। सर ग्रिफिथ ने जो निम्नोकोकस बैक्टीरिया और डिप्लोकोकस भी बोलते हैं वो बैक्टीरिया स्ट्रेन को लिया था। उसका 2 स्ट्रेन, आर स्ट्रेन होता है और एस स्ट्रेन होता है। एस जो है वो स्मूथ होता है जो कि निमोनिया कॉज करता है, और आर स्ट्रेन निमोनिया नहीं कॉज करता है। हाँ। तो वो क्या किए थे कि एक माइस के अंदर इंजेक्ट, पहले क्या किए कि वो ए स्ट्रेन को इंजेक्ट किए, देन वो रिजल्ट दिखे कि माइस डेथ हो गया क्योंकि हाँ। उसको निमोनिया हो गया था। और फिर बाद में वो आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किए, देखे कि माइस अलिव हो गया, मतलब वो जिंदा है, तो उसको निमोनिया नहीं हुआ। तो वो दोबारा क्या किया कि हीट किल्ड ए स्ट्रेन ले, जो कि देखे कि माइस जिंदा बचा, मतलब नहीं मरा। तो वो फिर क्या किया, हीट किल्ड ए स्ट्रेन को और जो आर स्ट्रेन को, वो दोनों को मिला के लिया। देन देखा कि आई जो माइस होता है वो कुछ दिन के बाद मर गया, उसके अंदर निमोनिया डेवलप हो गया था। तो उनको पता चला कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ है कि जिसके वजह से ये जो आर स्ट्रेन होता है वो ए स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हमको पता चला, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब सेल लाइसिस हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं उसको और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिविंग एस्टेन बैक्टीरिया को ग्रिफिथ ने लिया, एस्टेन बैक्टीरिया ऑफ निमोनिया, ठीक है, उसको लेके माइस को इंजेक्ट किया। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसका सेल वॉल भी है और डीएनए भी है, ठीक है, डीएनए वगैरह सब कुछ है, मतलब पूरा सिस्टम प्रेजेंट है। तो सिस्टम प्रेजेंट होने के वजह से मतलब वो माइस को इन्फेक्ट किया, यहाँ पे इन्फेक्ट करने के बाद डेथ हो गया, ठीक है। फिर वो लिविंग जो स्ट्रेन है उस उन्होंने वो उसको माइस के हार्ट में उसको मतलब आइडेंटिफाई किए कि हाँ हार्ट में लिविंग स्ट्रेन प्रेजेंट है। तो सेकंड में वो क्या किए, जैसे कि सुश्री बताया, लिविंग आर स्ट्रेन जो है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को वो लिया और उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किए। इंजेक्ट करने के बाद देखे कि वो हेल्दी है क्योंकि ये इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो नो बैक्टीरिया फाउंड इन द हार्ट, कोई भी बैक्टीरिया उनको मिला नहीं। तो थर्ड में वो क्या किए, हीट किल्ड एस्ट्रेन। हीट किल्ड एस्ट्रेन मतलब हीट किल्ड होने के वजह से जीनोम रह गया उसका, ठीक है, बट जो सेल वॉल है वो डिजेनरेट हो गया। तो जब सेल वॉल डिजेनरेट हो गया वहाँ पे भी साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो रेप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो माइस को यहाँ पे इन्फेक्ट नहीं कर पाया। तो नो बैक्टीरिया फाउंड इन द हार्ट, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं मिला कोई बैक्टीरिया क्योंकि बस डीएनए बचा था, डीएनए कुछ नहीं कर पाया। वो हमारे सिस्टम के अंदर जाने के बाद बफर में मिलके उसको हमारा सेल पूरा लाइसिस कर देगा बाहर ही, ठीक है। वो हीट किल्ड स्ट्रेन अप्लाई करने की वजह से माउस जिंदा रहा। फिर वो क्या किए, ये जो हीट किल्ड स्ट्रेन था उसको मिला लिया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ, ठीक है, लिविंग आर स्ट्रेन के साथ मिला लिया। मिला लेने के बाद क्या हुआ, ये जो डीएनए था यहाँ पे किसके पास, ए स्ट्रेन के पास, ये डीएनए आर स्ट्रेन के अंदर चला गया। तो अभी क्या हुआ, ये जो आर स्ट्रेन है वो ए स्ट्रेन जैसा बिहेव करने लगा, समझ में आया? ए स्ट्रेन जैसा बिहेव करने लगा। फिर प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हुआ किसका, ए स्ट्रेन का। ए स्ट्रेन के होने की वजह से यहाँ पे माउस जो माउस है उसका डेथ हो गया,
मतलब जो लिविंग स्टेन है वो हार्ट में मिला, किसका? माउस का, ठीक है। तो ये है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो जहाँ से हमको पता चला कि कुछ तो है वहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को, जो बाद में पता चला कि एक प्रोसीजर है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी आर्टिफिशियल हो सकता है, नहीं तो नेचुरल हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन माइट बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, बट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जनरली नहीं होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो डीएनए सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। बट आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ में आया ये बात? हाँ सर। ठीक है। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, देखो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन और बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में डिफरेंस क्या है? देखो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो डीएनए है वो डायरेक्टली एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को एंटर करता है, ठीक है। बट जो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन है वो फेज के थ्रू एंटर करता है। फेज का कौन सा साइकिल है जिसके थ्रू एंटर करता है? लाइस्टिक या लाइसोजेनिक? लाइटिक। लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक। हाँ, मोस्टली लाइसोजेनिक होता है, क्योंकि वहाँ पे जीन को रहना होता है ना डॉर्मेंट होके, इसीलिए वो बैक्टीरिया का कुछ जीन लेके चला जाता है। तो ये है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, मोस्टली लाइसोजेनिक, ठीक है। लाइटिक साइकिल एक्सप्रेशन है वेक्टर का, वहाँ पे सब कुछ वेक्टर का काम है। बट लाइसोजेनिक साइकिल में वहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए कभी कभी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया वेक्टर के थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में क्या होता है? पूरा प्लाज्मिड का काम है। कौन सा प्लाज्मिड? ए प्लाज्मिड, ठीक है। ए प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को लेके जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया का। समझ में आया? हाँ सर। तो जनरली जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुमको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस में देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोने एंड बैसिलस। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, याद रखना, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी ये देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, सॉरी इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इन्फ्लुएंजा में भी तुमको ये देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में? ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? यहाँ पे जो फ्री डीएनए है वो फ्री डीएनए डायरेक्टली जाता है, जैसे कि मैंने बताया जो डीएनए है वो डीएनए डायरेक्टली जाएगा। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में वो वेक्टर के थ्रू जाएगा, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में वो एक प्लाज्मिड के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तुम देखोगे, मतलब पूरा पढ़ लो किससे? प्रणव कुमार उषा मीना से। वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे तुरंत बताना, मैं तुमको उसको बता दूंगा, ठीक है। हेटेरोडुप्लेक्स क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या है, ठीक है, ऑप्टिक सीक्वेंस क्या है, कुछ ऑप्टिक सीक्वेंस होता है वो तुम खुद से पढ़ो, नहीं होता है तो मैं उसको तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज जागृति मैम का क्लास नहीं है, वर्षा मैम का क्लास नहीं है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन उसको कवर करो, जो डाउट आएगा वो मुझे पूछना, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तुमको बस प्रोसीड्योर याद रखना है कि क्या होता है, कहाँ पे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में क्या होता है, कंजुगेशन में क्या होता है। दैट्स इट। कंजुगेशन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, बैक्टीरियल कंजुगेशन। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है वो कंपैरेटिवली सिमिलर है, ठीक है, मतलब वो इजी है। ट्रांसडक्शन हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इजी है, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने दोनों छोड़ रहा हूँ, ठीक है। या लाइसोजेनिक साइकिल तुम अच्छे से समझ गए हो तो ये भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी पढ़ना ज़रूरत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रंजीत जो बोल रहा था कि जो, रुको मैं तुमको वो स्लाइड निकाल के दिखा दूंगा लाइसोजेनिक वायरस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जितना स्लाइड में है उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन से हमको हमारा एप्लीकेशन के लिए हेल्प मिलता है। जैसे कि हमको कोई जीन सीक्वेंस ट्रांसफर करना है प्लांट के अंदर, तो हम वहाँ पे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट एप्लीकेशन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला एप्लीकेशन है, हमको कोई जीन चाहिए डीएनए से, ठीक है। मान के चलो बैक्टीरिया से कोई जीन चाहिए, मान के चलो बैक्टीरिया के पास एक जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, हमको नया मिला, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन को हम प्लाज्मिड को यूज़ करके उसको आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब उसको हमारे इंटरेस्ट के लिए ला सकते हैं, जहाँ पे तुम ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आइसोलेशन जो है प्लाज्मिड का हम कर सकते हैं। ये प्लाज्मिड फिर वही डीएनए कंटेंट को लेके आ गया, आने के बाद हम और क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड जो डीएनए है प्लाज्मिड को यूज़ करके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं प्लाज्मिड को ग्रो करने के लिए। मान के चलो कोई हम अभी क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंसुलिन, राइट। पता है सबको इंसुलिन के बारे में। हाँ। वो इंसुलिन अभी बैक्टीरिया में भी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, हमारा जो इंसुलिन का जीन है हम क्या किया ना, वो प्लाज्मिड के अंदर डाल दिए, प्लाज्मिड अंदर डालने के बाद उसको बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर दिया, तभी तो बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। ऐसे हम कोई भी प्रोडक्ट हमको चाहिए, कोई भी मेडिसिनल चीज़ चाहिए या कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ चाहिए, तो हम उसको प्लाज्मिड को यूज़ करके डाल सकते हैं बैक्टीरिया में। और क्या है, सुपरबग और एक एग्जांपल है जहाँ पे हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं पेट्रोलियम ऑयल स्पिल को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सेल को क्लोन कर सकते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि क्रिस्पर Cas9 वगैरह, ठीक है। Cas9 अभी हमारा यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर ने एक नया जीन डिस्कवर किया है। क्रिस्पर का एक Cas9 सब्सटेट होता है जो बैक्टीरिया में होता है, वो प्लांट में भी पाया गया है, ठीक है। या हम प्लांट में स्ट्रेस बायोलॉजी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं प्लाज्मिड को, ठीक है। हमारे पास एक प्लांट है जो वाइल्ड राइस है, ठीक है, वाइल्ड राइस जिसका हाइट बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास जो नॉर्मल राइस है उसका हाइट बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इससे वो जीन ले आएंगे जो हाइट ज़्यादा वाला है, उसको हम इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर थ्रू टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड से उसको इंसर्ट कर देंगे, मतलब वाइल्ड प्लांट से हमारा प्लांट में इंटरेस्ट पे जो प्लांट है हमारा, ठीक है। ये सब है ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशंस। तो ये है ट्रांसडक्शन हम वहाँ पे देखेंगे क्या है ट्रांसडक्शन। दूसरे स्लाइड में हमारा बैक्टीरिया वाला स्लाइड में, सॉरी वायरस वाला स्लाइड में, रुको सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। कहाँ गया वो वाला स्लाइड, लाइटिक साइकिल। अच्छा मैं समझाया था वो वाला यहाँ पे नहीं है, तो इट्स ओके, इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना,
जब बैक्टीरिया के पास मतलब जब फेज वायरस जो है लाइसोलाइटिक साइकिल में, ठीक है, इन्फेक्ट किया किसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ठीक है। इन्फेक्ट करने के बाद सबको याद है ना ये वाला स्लाइड, यहाँ पे इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद वो इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट होने के बाद ये है लाइटिक साइकिल। बट लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हुआ, जब वो इन्फेक्ट किया, ठीक है, इन्फेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया का जीन कुछ इसके पास आ जाता है, जब वो यहाँ पे जाता है लाइटिक साइकिल में, लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में, ठीक है। जब बैक्टीरिया के पास वो जीन मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को जब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मतलब देखो ये है लाइटिक साइकिल राइट, और ये है लाइसोजेनिक साइकिल इस तरफ ये वाला जो है, ठीक है। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, डायरेक्टली फेज खुद का एक्सप्रेशन के लिए बैक्टीरिया को यूज करता है। बट लाइसोजेनिक क्या साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर वो इंसर्ट होके वेट करता है सही टाइम को, या बहुत सारे डुप्लीकेशन होने के बाद फिर मतलब बहुत सारे डॉटल सेल फॉर्मेशन होने के बाद वो फिर लाइटिक साइकिल को कन्वर्ट होता है यहाँ पे, जैसे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल को कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट होने के टाइम क्या होता है, यहाँ से एक जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब थोड़ा ही सीक्वेंस है, मैं तुमको एक्सप्लेन करके यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान के चलो ये तुम्हारा बैक्टीरिया का जीन है, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे फेज वायरस का जीन है, दिख रहा है सबको फेज वायरस का जीन, ठीक है। जब यहाँ पे एंटर किया ये वाला साइकिल से यहाँ तक, वो क्या किया ना, फेज वायरस ने इसको यहाँ से कट किया एक और यहाँ से कट किया, मतलब बैक्टीरिया का जो ये वाला पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन, वो आ जाएगा कहाँ पे, दूसरे वाले बैक्टीरिया के पास, फेज वायरस के अंदर हो गया। फेज वायरस यहाँ पे ऐसे उसका फॉर्मेशन किया, क्या कैप्सोमियर कैप्सिड फॉर्मेशन किया, कैप्सिड के अंदर ये जीन आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे और रेड वाला ऐसे एक, ठीक है। ये क्या हुआ ना, ये जाएगा दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए यहाँ पे। जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तभी क्या हुआ ना, प्लाज्मिड के जीन के साथ साथ बैक्टीरिया का जीन भी दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर हुआ। इधर वो लाइटिक साइकिल के साथ कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो लाइसोजेनिक के साथ भी कंटिन्यू हो सकता है। तो लाइसोजेनिक साथ जब कंटिन्यू होगा वहाँ पे तो इंट्रोन एक्सॉन नहीं होता है ना, तो वो पूरा जीन जो है वो आजे जीन दूसरे बैक्टीरिया में काम करेगा। ये बैक्टीरिया ए है, ये है मान के चलो बी, ये जो ए वाला बैक्टीरिया के पास जो जीन है वो बी वाला बैक्टीरिया को ट्रांसफर हो गया, किसके थ्रू, प्लाज्मिड के थ्रू। यही है ट्रांसडक्शन। पढ़ो ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसडक्शन क्या है, तो तुमको वहाँ पे पूरा समझ में आएगा। कोई दिक्कत होता है तो हम बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। किसी का हाँ कुछ डाउट, किसी का कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं तो तुम बस ट्रांसडक्शन तक खत्म करो, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है, और क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करो, रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगा। आई एम टेलिंग यू।